ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है, मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बीवी। इससे मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरे भाई की खुदा ना करे बहुत सी बीवियां आए हैं। वैसे अगर आप इस तरह से उभर कर सवाल करें तो मेरे भाई की कोई बीवी नहीं, वो अब तक कंवारा है, उसकी रूह कुंवारी है। वैसे दुनिया की नजरों में वो बद्दी भाभी का खुदा ए मजाजी है और पौन दर्जन बच्चों का बाप है। उसकी शादी हुई, दूल्हा बना, घुद्दे पर चढ़ा, दुल्हन को घर लाकर पलंग पर बिठाया, फिर पास ही खुद भी बैठ गया और जब से बराबर बैठ रहा है। लेकिन तसव्वुफ की बातें समझने वालों ही को मालूम है कि वो कंवारा है और सदा कंवारा रहेगा। उसका दिल न ब्याह सका और न कभी ब्याह सकेगा। वो न कभी दूल्हा बना, न घुड्डे पर चढ़ा, न दुल्हन को लाया, न उसके संग उठा बैठा। वो तो उसका बाप था जिसने उसका ब्याह तय किया, ऐरे घैरे नत्थू खैरे की राय से। वो बगावत के बुखार में झुलसता रहा मगर चू न कर सका, क्योंकि वो जानता था उसके बाप के हाथ बड्ढे तगद्दे हैं और जूते उससे भी तगद्दे। इसलिए उसने बेहतर समझा कि वो शहीद तो हो ही रहा है, जूते से शहीद ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा वो दूल्हा बना और सहारे के पीछे ताड़ने वालों ने ताड़ लिया कि एक और सहारा बंधा है जो उसके अरमानों के खून में डूबे हुए आंसुओं से गूंधा गया है, जिसमें उसकी न सुनाई देने वाली सिसकियां पोरी हुई हैं, जिसमें उसके मसले हुए जज्बात और कुचली हुई मसर्रतें बंधी हुई हैं। वो घुद्दे पर नहीं चढ़ा, उसकी मैयत माँ बाप की हठधर्मी के घुद्दे पर लटका दी गई। वो अपनी दुल्हन नहीं लाया, बल्कि वो माँ बाप की दुल्हन थी, उन्हीं की ब्याहता थी। मगर एक मजबूर बेटे की तरह बिना आहोजारी के वो दुल्हन के पास भी गया, उसका घूंघट भी हटाया, मगर वो यही इरादा कर चुका था कि वो खुद वहां नहीं, ये उसका बाप है जो इस दुल्हन का दूल्हा है। मगर चूंकि मेरी भाभी उस वक्त बद्दी न थी, मेरा मतलब है जिस्मानी तौर पर वो दुबली पतली और नाजुक सी छोकरी थी, इसलिए एक लम्हे को मेरे बद्दे भाई का जिस्म उससे ब्याह गया। लेकिन बहुत जल्द ही वो दुबली पतली औरत बढ़ना शुरू हुई और चंद साल ही में वो फूल फालकर बेतुके गोश्त का ढेर बन गई। मेरे भाई ने उसके ऊपर चढ़ते हुए गोश्त को न रोका, उसकी जूती रोकती, वो उसकी थी कौन। लेकिन वो बच्चे, उसके माँ बाप के बच्चे जिन्हें वो कभी भूले भी न छूता, तादाद में बढ़ते रहे, नाकें सर सड्ढाते, मैली टांगें उछालते, वावेला मचाते। मगर मेरे भाई के दिल के दरवाजे वैसे ही बंद रहे, वो वैसा ही कंवारा और बांझ रहा। मेरी भाभी कुछ ऐसी इन मरहलों में फंसी कि उसने पलट कर भी भैया की तरफ न देखा। जैसे कहती हूं, मैं तो पहले सास ससुर की बहू हूं, नंद की भावज हूं, बच्चों की अम्माओं हूं, नौकरों की मालिक हूं, महल्ले टोले की बहू बेटी हूं, फिर अगर वक्त मिला तो तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी। भैया को इस तरह साझे की हांडी बड्डी फीकी सीटी और बेमजा लगी और उसने अपना दिल संभाल कर उठाया, बिखरे रेजे समेटे और तलाश में निकल खड़दहा हुआ। उसने कितने ही आस्तानों पर इस चकनाचूर शीशे के टुकड़े को जाकर रखा, मगर कोई मरहम, कोई दवा ऐसी ना मिली जो इन रेजों को जोड़ देती। इसलिए वो अब भी अपना कंवारा दिल लिए फिर रहा है किसी दिलवाली की तलाश में। उसने दिलवालियों को रंडियों के कोठे पर ढूंढा, गंदी गलियों में घूमने वाली टकहाइयों में तलाश किया, रेडियो स्टेशनों पर गाने वाली हसीनाओं और आर्टिस्टों में टटोला, अस्पतालों की नर्सों में भी जुस्तजू की, फिल्मी परियों की गुफाओं में भी भटका और एक्स्ट्रा लड़कियों के झुरमुट में भी झांका, जाहिल गांव की गवारियों, सड़क की कूटने वालियों, मछेरनों और भटियारियों के आगे भी हाथ फैलाया, ड्राइंग रूम में उगने वाली और बॉल रूम में थिरकने वाली शरीफजादियों से भी भीख मांगी, मगर उसे दिल वाली कहीं न मिली। लाखों ही घूंघट पलट डाले, मगर वही औरत, वही सास ससुर की बहू, वही उनके ही बाल बच्चों की मां दिखाई दी। मेरी भाभी सबसे बड्डी सही, मगर ज्यादा अक्लमंद हरगिज नहीं। उसने मियाँ को झूठे बहलावे कभी न दिए। जैसे पहली ही रात को वो समझ गई कि अपनी जान घुसाना हिमाकत है, इन तिलों से तेल ना निकलेगा, और दुनिया से जी कड़वा करके काले कलूटे टेढ़े भैंगे बच्चे तो खुद बखुद उसके पेट में तामीर होते रहे। वो तो उबकाइयां लेने और बदवजह बनने के सिवा कुछ भी न करती रही, और ये बच्चे मेरे भैया से इंतकाम लेने का मुफीद आला साबित हुए। जब नाक चाटते, नंग धड्डंग बिसूरते हुए केंचुए किसी महफिल या पार्टी में मेरे भैया को छू देते हैं तो वो ऐसे उछल पड़ते हैं जैसे बिच्छू ने चटक लिया हो। और जब कभी भूले से कोई अहमक मेहमान घर में घिर जाता तो यही तहजीब और नफासत के कातिल अदब और सलीके के दुश्मन उसकी छाती पर कोदों दलकर उसको डूब मरने की तरगीबें दिया करते हैं।
उनके अलावा घर के मैले बिछौने, मैले फर्श और छिछलांदे बर्तन एक नफीस दिमाग रूह को अबदी मरघट में सुलाने के लिए काफी न पाकर मेरी भाभी ने जुमला, तरकीबों और खुश गुफ्तारियों के झर्री नुस्खे इस्तेमाल करके आने जाने या मुस्तकिल रहने के शौकीन रिश्तेदारों का सिलसिला भी मुनक़ते कर दिया है। इसीलिए तो बेचारा दिल वाली की तलाश में जर जमीन लुटाता फिरता है। कभी कभी कोई महबूबा दिल नवाज मौका पाकर उसका फर्नीचर फरोख्त करके मकान पगड़ी पर उठाकर हत्ता के उसके कपदृढ़े भी अपने नए आशिक के लिए लेकर भाग जाती है और वो फिर वैसा ही लंडोरा और यतीम रह जाता है। वैसे भी उसे इश्करास नहीं आता जहां के लोग आवारगी करते हैं, पर घंटियां किसी के गले में नहीं लटक जाती। वो तो अगर भूले से किसी की तरफ मुस्कुरा कर भी देख लिया तो वो औरत फौरन हामिला हो जाती है और उसकी जान पर एक अदद तोहफा नाजिल कर देती है जिसे वो बिल्ली के गू की तरह छुपाता फिरता है। वो अपने जायज बच्चों से जरा नहीं शर्माता, मगर उसकी इल्लतों से उसकी इज्जत पर हर्फ आने का खौफ है। वो बद्दा बाइज्जत है ना। वो अपनी इस मुसीबत को दुनिया की सबसे बद्दी आफत समझता है। जब उसके दिल की दुनिया उजाड़ पद्दी है तो लोगों को भूख, महंगाई और बेकारी जैसी बेमसरफ चीजों के बारे में कुछ सोचने का क्या हक है। दिल है तो सब कुछ है। आप समझेंगे कि वो कोई जिनसी मरीज है, औरत का भूखा है। जी नहीं, उस जालिम औरत की वजह से तो उसे 12 शदीद किस्म की बदहजमी भी हो चुकी है। तो बात दरअसल ये है कि वो ऐसे माहौल की पैदाइश है जहां गमे दुनिया को गमे उक़बा की आड़ में छुपाना सिखाया जाता है, जहां हर जिस्मानी महरूमी का इल्जाम नसीब के सर और रूहानी तिश्नगी का ठेका माशूक के जिम्मे। वो किस्मत के पीछे डंडा लेकर पड़ा हुआ है। एक दिन उसे नसीब कहीं दुबका हुआ मिल जाएगा और वो उसका सर पाश पाश कर देगा। फिर वो होगा और उसकी महबूबा, लेकिन उसे इतना भी नहीं मालूम कि उसका नसीब उसकी पीठ पर बैठा है और उसकी चर्बी चढ़ी आंखों को कभी नजर ना आएगा और उन कड़वे कुसैले माँ बाप और फरसूदा निजाम के साये में पौन दर्जन बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। आने वाली पौध उग रही है और जिंदगियां सांचों में ढल रही हैं, नामालूम मंजिल तक घिसटने के लिए, दुनिया में तलखी और अफलास की पाल पोस करने के लिए। ये मेरी दूसरी भाभी है, मेरे भाई की अनमोल दुल्हन। इसकी किस्मत का चमकता दमकता सूरज उसकी मशाले राह। मेरा भाई बद्दा ही तकदीर वाला है। उसने एक गरीब घर में जन्म लिया। सर्दियों की अधमरी रोशनी में पड़ पड़कर एक दिन जब रोशन सितारे की तरह जगमगाया तो एक बड्ढी सी मछली आई और उसे साबित निकल गई। जूं ही उसने अव्वल नंबरों से भी पास किया, नवाब घुम्मन की नजर इल्तिफात उस पर पड़ गई। न जाने किधर के रिश्ते नाते जोड़ तोड़ कर प्रोफेसरों के जरिए कांटा मारा और देखते ही एक छोड़ हजार जान से उस पर फरेफ्ता हो गए। फिर उसे अपनी सबसे चहेती बांदी की सबसे लाडली बेटी को बख्श दिया। बादा बहुतेरा फुदके, मगर एक तरफ तो थी नवाबजादी और इंग्लैंड जाने का खर्चा और दूसरी तरफ खूसट बाप और अपाहिज माँ और बिन ब्याही बहनों की पलटन और अध पड़े भाइयों की फौज। जाहिर है कि बाजी बड्डे हल्का वाली मछली के हाथ रही और बकिया झोंके मुंह देखती रह गईं। चट मंगनी पट ब्याह। अम्माओं को समधन बनने का शौक, बहनों की नेग उड्ढाने की तमन्ना दिल की दिल ही में रह गई और पूत पतंगा बनकर 7 समुंदर पार उड़ गया। अम्माओं ने जी पर पत्थर रख लिया था कि बला से हड्डी नीची है तो जहेज ही से आंसू बुझ जाएंगे। माशा अल्लाह, इतने सामान से पलटन के 2-4 सिपाही तो लैस हो जाएंगे। दूल्हे की सलामी से ही 2-3 भाइयों की नाव पार उतर जाएगी। मगर सारे अरमान, सारे हौसले फिर से उड़ गए जब नवाब की एक कोठी दुल्हन का मायका और दूसरी ससुराल बनी और बहू एक कोठी से दूसरी कोठी को ब्याह दी गई। इंग्लैंड से लौटकर दूल्हा ब्याह कर ससुराल चला गया और अम्मा बाबा नए सिरे से दूसरा पौधा सींचने पर जुट गए। फिर किसी दिन इस पौधे के चिकने चिकने पात किसी बागबान को नजर आ गए तो वो उसे भी इस घूरे से समेटकर अपने सर हाउस में ले जाकर रख देगा और अम्मा बाबा एड्डियां रगड़ते आखिरी मंजिल को जाकर पकड़ लेंगे। अब ये पहला पौधा अपने सुसर की रियासत में किसी मुफ्त खोरों वाले ओहदे पर फाइज है। इलावा तनख्वाह के मोटर, घोद्दा गादी, कोठी, बंगला, नौकर चाकर और एक अदद नवाबजादी उसे मिली हुई है। सुबह उठकर दरबार में 3 सलाम झाड़ चुकने के बाद वो दिन भर पड़ा कोठी में ऐंठता है। कभी कभी उसे ऐसा मालूम होता है जैसे उसकी हैसियत अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सांड से ज्यादा नहीं जो थान पर बंधा उगली हुई कए की जुगाली किए जा रहा है। उसकी बीवी
यानी नवाब ज़ादी कभी उसके गलीज घर ना आती, मगर जब बूढ़े बाप ने दुनिया की जंग से आजिज आकर हथियार डाल दिए तो वो मैं अपने पूरे ताम झाम के 2 घड़ी को आई। उस वक्त बेचारे नवाबी दामाद की शर्म के मारे बुरी हालत हो गई, जैसे गवर्नर वायसराय की सवारी आ रही हो तो एक साफ सी सड़क चुनकर झंडियां लगा दी जाती है ताकि वायसराय समझे कि सारा मुल्क ऐसा ही साफ और झंडियों से सजा हुआ है। इस तरह घर का सारा कूड़ा करकट नजरों से ओझल रख दिया गया। मैयत उठने से पहले ही नवाब ज़ादी उठकर चल दी और साथ साथ वो दामाद भी। मगर बद्दे हसास दिल का मालिक है, वो सब कुछ समझता है और उसके दिल पर बर्फ के घूंसे हर दम लगा करते हैं। इसलिए वो जल्द अज जल्द इस माहौल में समोने की कोशिश करता रहता है और खुद फरामोशी के लिए शराब पीता है। तब वो सब कुछ भूल जाता है। ये भी भूल जाता है कि सुहाने मौसम आगे हैं और आसपास की रियासतों के रंगीन मिजाज सैर ओ शिकार को आ जा रहे हैं। उसकी बीवी दूसरी नवाब ज़ादियों की तरह हिरनी बनकर चौकद्दियां भर रही है। वो खुद 3 सलाम झाड़ रहा है। आरामदेह कमरे में सरो पैर से बेखबर पड़ा है। अब तो उसे अपनी रफीकत ए जिंदगी की आंखों में से गुजरते हुए सवाल भी नहीं जगा सकते। वो यही तो कहती है कि तुम्हारा मसरफ क्या है? मेरे बाप की जल्दबाजी ने तुम्हें इस जन्नत अर्जी में ला डाला है, उसे गनीमत जानो। जो ये ना होता तो जूतियां चटखाते फिरते। ऐसे मौके पर उसका जी चाहता है कि वो दुनिया को दोनों हाथों से उठा कर दे, पटखे और, मगर वो इस ख्याल को अपने दिमाग में जड़ पकड़ने से पहले ही उखाड़ फेंकता है। दुनिया जानती है कि वो इंग्लैंड से कोई डिग्री या डिप्लोमा तो ला ना सका। उसके जाते ही साहबजादी साहिबा को दिल के दौरे पड़ने लगे और उन्होंने रो रो कर उसे वापस बुलवा लिया। इसलिए बेचारे की हालत ऐसी नीम पुखत रोटी जैसी है जो कब्ल अज वक्त तवे से फिसल कर घी में आन गिरी हो। ऊपर से काहिली और बेकारी की फपूद ने उसे और भी बेमसरफ बना दिया। वो एयर कंडीशन कमरों में सोकर अपनी पुरानी कच्ची खपरेल से कांपने लगा है। फ्लश का आदी होकर उसे घालीज कच्चे संडास के ख्याल से बुखार चढ़ता है। इसकी किस्मत का सितारा बुलंदियों पर टिमटिमाता है, जिसे पकड़ने के लिए वो आवारा बगुले की तरह सरगर्दा है। और जब वो बहुत थक जाता है तो गुस्से में आकर विस्की की मिकदार पैग में दोगुनी करके पुरसुकून जमाइयां लेने लगता है। यही उसकी कशमकश है और यही जिंदगी की जद्दोजहद। नमक की कान में जाकर वो भी तो नमक का खंबा बन चुका है। जब इन नमक की कानों पर फवद्दों की चोट पड़ेगी और उनके परखचे उड़कर रोटियों में गूंद डाले जाएंगे तो इस खालिस नमक के तोदे की रोटी नमकीन नहीं बल्कि किरकरी होगी। फिर उसकी किरकरी रोटी का निवाला भी थूक दिया जाएगा। मेरी एक भाभी और भी है। ये तालीम याफ्ता कहलाती है। उसे एक कामयाब बीवी बनने की मुकम्मल तालीम मिली है। वो सितार बजा सकती है, पेंटिंग कर सकती है, टेनिस खेलने, मोटर चलाने और घोड़े की सवारी में मशाकी है। बच्चों की परवरिश आया से बखैर ओ खूबी करवा सकती है। बैक वक्त 100-150 मेहमानों की आओ भगत कर सकती है। मेरा मतलब है बैरा लोग को अपनी निगरानी में लेकर। बद्दे लाड प्यार से उसकी कॉन्वेंट में तरबियत हुई और जब खुदा रखे सिने ब्लूग को पहुंची तो उसके रोशन ख्याल वालदैन ने उसके हुजूर में होनहार उम्मीदवारों की एक रेजिमेंट को पेश होने की इजाजत दे दी। उनमें आई सी एज भी थे और बी सी एज भी थे। हसीन और तालीम याफ्ता भी थे, बदसूरत और दुधारी गायों भी। अशरफियों के थैलों के साथ साथ मुंह का मजा बदलने को कुछ अदीब भी और शायर भी। और फिर उससे कह दिया कि बेटी तेरे आंखें भी हैं और नाक भी, खूब ठोक बजाकर एक बकरा छांट ले। सो उसने खूब जांच पड़ताल कर एक अपने ही पल्ले का भारी भरकम चुन लिया और उस पर आशिक हो गई, जिसकी दाद उसके वालदैन ने अजीम उशान झेज की सूरत में दी। लोग उस हंस हंसिनी के जोड़े को रश्क की निगाहों से देखते हैं और वो भी शिद्दत ए उल्फत में बेताब होकर एक दूसरे को डार्लिंग कहते हैं। दोनों मियाँ बीवी एक ही फर्मे के बने हुए हैं। उनके मिजाज यकसां, पसंद और नापसंद यकसां, गर्ज हर बात यकसां है। दोनों एक ही कल्ब के मेंबर हैं। दोनों एक ही सोसाइटी के चहीते फर्द, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। यही वजह है कि उन्हें एक दूसरे से इतनी शदीद किस्म की नफरत है। वो महीनों एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, फुर्सत ही नहीं मिलती। मियाँ का एक दूसरे आला अफसर की बीवी से मशहूर और मारूफ किस्म का इश्क चल रहा है और बीवी उसके एक हमअस्र से मानूस है, जिसकी बीवी अपनी सहेली के मियाँ से अटकी हुई है। ये सहेली एक सार्जेंट के दाम ए उल्फत में गिरफ्तार है, जिसकी अपनी बीवी एक बोझल से सेठ के पास रहती है।
जिसकी पुरानी चेचकरू बीवी मैनेजर से उलझी हुई है, जो एंग्लो इंडियन लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो मिलिट्री के 9 उम्र, उन्हें छोड़िए भी क्या फायदा दखल दर माकुलात से। मेरे बाल नाई के पास, नाई का उस्तरा मेरे पास, मेरा उस्तरा घसियारे के पास। इस तरह ये जंजीर एक हल्के के मुंह में दूसरे की दुम लिए दुनिया के गर्द चक्कर काट रही है। मेरी भाभी भी इस जंजीर का एक हलकड़ा है और वहां जब तक लटकी रहेगी, जब तक जंजीर कुर्रा ए अर्जो को जकड़े रहेगी। और मेरी तीसरी भाभी तो जग की दुल्हन है। वो उस सड़क के मानिंद है जिस पर सब चलते हैं, उस छांव की तरह है जो हर थके मांदे को अपनी आगोश में थपकियां देकर खुद फरामोशी के असबाब मुहैया करती है। वो सांझे की हांडी है जो आखिर में चौराहे पर फूटेगी। वो जिन्हें मुंह का मजा बदलने के लिए नियमत खाने में माल मसाला रखने की तौफीक नहीं, वो इस सिलाए आम से फायदा उठाते हैं। वो रोज शाम को नए दुल्हा की दुल्हन बनती है और सुबह को बेवा हो जाती है। वो अपनी उन बहनों से खुशनसीब है जो अल्लाह की देन से एक शब में 10-12 बार दुल्हन बनती हैं। 10 बारातें छड़ती हैं और 10 बार रांड होती हैं। बाज लोग नकचरही पड्ड होसनों की तरह उस पर टेढ़ी टेढ़ी नजरें डालते हैं। उनका ख्याल है कि वो कुछ नीच है, कोई गुनाह कर रही है, मगर खुद उसकी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा पाप कर रही है। दुनिया में क्या नहीं बिकता और क्या नहीं खरीदा जाता। जो लोग उसे जिस्म बेचता देखकर इतना बिलबिला उठते हैं, क्या लोग पैसे के इवज अपने दिमाग नहीं बेचते, अपने तखय्युलात का सौदा नहीं करते, अपना जमीर नहीं बेचते? मासूमों का खून भी तो आटे में गूंद कर बिकता है। कारीगर का गाढ़ा पसीना भी तो कपड्डे के थान रंगकर फरोख्त किया जाता है। एक क्लर्क की पूरी जिंदगी 40 रुपया महीने पर बिक जाती है। एक टीचर की पूरी उम्र का सौदा उतने ही दामों पर हो जाता है। तो फिर उस जिस्म खाकी के लिए क्यों इतनी ले दे? और उसका बाप काले बाजार का मुअज्जिज सुतून था। उसका भाई नाजायज जराए से नाजायज लोगों तक पहुंचता था। उसका दूसरा भाई पुलिस का जिम्मेदार फर्द होते हुए भी गैर जिम्मेदाराना हरकतें किया करता था। और दुनिया इन सब को जानते हुए भी इन्हें गले से लगाए बैठी है। वो भी तो आखिर इन्हीं में से एक है। जहां आवे का आवा टेढ़ा है, वहां उसकी भी खपत होनी चाहिए। वैसे वो कोई पुश्त हा पुश्त की रंडी नहीं। उसमें इसका क्या कसूर? वो आर्ट की खिदमत करने फिल्म लाइन में गई और वहां से लोग न जाने कब और कैसे उसे धीरे धीरे इस कोने में खींच लाए। उसने यही तो किया। फिल्म स्टार बनने की खातिर हर आस्ताने पर सर टिकाया। फाइनेंसर से लेकर एक्टर तक के घर की खाक छानते छानते वो खुद छलनी बन गई। इस गड़बड़ में वो न जाने कौन सा रिहर्सल गलत कर गई, जो बजाय आसमान फिल्म का दरखशां सितारा बनने के, वो यहां सड़क के किनारे टिमटिमाने लगी। यही नहीं कि उसने शादी न की हो, उसने उस कूचे की भी दश्त पैमाई करके देख ली, मगर शादी के चंद ही महीने बाद उसका मियां हस्बे मामूल इधर उधर जाने लगा। वो शायद तंगी तुर्शी में भी गुजर कर लेती, मगर वो तो जितने पैर सिकोड़ती गई उतनी ही वो चादर कतरता गया। सिवाय बीवी बनने के उसे और कोई हुनर ना आता था। वो चाहती तो 30-35 की उस्तानीगिरी कर लेती, मगर इतने रुपए से तो उसे शंपू का खर्च चलाने की भी आदत न थी। या अस्पताल में नर्स बनने की कोशिश करती और 60 रुपए के ईवज खून, पीप, खांसी, बुखार, खय, दस्त में कलाबाजियां खाती। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि इस किस्म की हिमाकतों में जान खपाने का शौक उसके खमीर में हुलूल नहीं। मजबूरन उसे फिल्म के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती। रंगीन फिल्म हिंदुस्तान में बनती तो शायद उसका मैदा शहाब रंग कुछ बर्कपाशियां कर सकता, लेकिन इन काली सफेद फिल्मों में उसकी चौदी चकली नाक और चुंधी आंखों ने उसकी लुटिया डुबो दी। 2-4 थकी हारी फिल्में बनाकर वो फाइनेंसर की आगोश से गिरकर डायरेक्टर के पास आई। वहां से फिसली तो हीरो और साइड हीरो के हथे चढ़ी। उसके बाद एक कैमरामैन लपका, वहां से जो टपकी तो कार गुमनामी में खिसक गई। और जब आंख खुली तो उसने खुद को इस बाजारे हुस्न में मुअल्लक पाया, मगर वो अब बद्दी समझदार हो गई है। अपने ग्राहकों को बद्दी होशियारी से नापती तौलती। अगर किसी दिन कोई मोटी मुर्गी, बदसूरत बीवी और गलीज बच्चों की हंकाली हाथ आ गई तो वो उसे अपना मुस्तकिल गाहक बना डालेगी और सरकार से इस इस्तिकलाल का सर्टिफिकेट हासिल करके काले बाजार के आइंदा सुतून तामीर करना शुरू कर देगी। ये हैं आदम व हव्वा के जानशीन, तख्लीक के अलमबरदार और दुनिया की गाड़ी को चलाने वाले, जो बजाय चलाने के उसे लात घूंसे से आगे पीछे ढकेल रहे हैं। मगर ठहरिए, मेरी एक और भाभी है, पर वो ना जाने कहां है। मैंने एक आध बार सिर्फ उसकी झलक देखी है। कभी उसके माथे पर ढलके हुए जरतार आंचल को देखा है, मगर उसे परचम बनते नहीं देखा।
उनकी दूध ऐसी पेशानी पर मेहनत की अफशा चुन्नी देखी है, मगर इस अफशा में ऊदा, पीले, नीले सब रंग हैं और सुहाग की सुर्खी की झलक नजर नहीं आती। मैंने उसकी हसीन उंगलियां तो देखी हैं, मगर उन्हें उलझे बालों का पेच और खम सुलझाते नहीं देखा। उसकी सांवली शाम को शर्माने वाली जुल्फों की घटाएं देखी हैं, मगर उन्हें किसी के थके हुए शानों पर परेशान होते नहीं देखा। मैंने उसका चिकना मैदे की लोई जैसा पेट तो देखा है, मगर उसमें अभी नई उम्मीद के पौधे को परवान चढ़ते नहीं देखा। मैंने उसकी चितवनें देखी हैं, मगर उन्हें शमशीर बनते नहीं देखा। सुनते हैं सुनहरे देशों में वो आन बसी है और माथे की अफशा अमर सुहाग का सिंदूर बन चुकी है। उसकी महकती जुल्फें चौड़े चकले शानों पर बिखर रही हैं। उसकी पतली पतली उंगलियां उलझे बाल ही नहीं सुलझा रही हैं, बल्कि बंदूकों में कारतूस भर रही हैं और तलवारों की धार पर अपनी तीखी चितवनों से सांड रख रही हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं बहुत करीब मेरे पड्डे ढोस में तेलंगाना की अलबेलियां जीवार जवानों की आरतियां उतार रही हैं और उनके हथियारों पर अकीदत के फूल चढ़ाकर सिंदूर के टीके लगा रही हैं। मेरा इरादा है कि एक दिन मैं भी उस सरजमीन पर जाऊंगी और उन सुहागनों के माथे का थोड़ा सा सिंदूर मांग लाऊंगी और उसे अपनी मांग में रचाऊंगी, और फिर वो मेरी चहेती भाभी मेरे देश के कोने कोने में आन बसेगी। अगर इन सास नंदों के डर से मेरी भाभी बनकर ना आ सकी, तो मैं दावे से कहती हूं कि वो मेरी बहू बनकर तो जरूर आएगी। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।